बहुत पहले की बात नहीं है, लेकिन इतनी नई भी नहीं कि लोग उसे साफ साफ याद रख सके। उत्तर की ऊंची पहाड़ियों के बीच, जहां बादल जमीन को छूते लगते हैं और ठंड हड्डियों तक उतर जाती है, एक जगह थी जिसे लोग काली घाटी कहते थे। ये घाटी किसी सामान्य नक्शे में ठीक से दर्ज नहीं थी। सरकारी कागजों में उसे बस घना वन क्षेत्र कहा गया था, लेकिन आसपास के गांवों के लोग जानते थे कि वो जगह सिर्फ जंगल नहीं है। वहाँ कुछ ऐसा था जो सुनता था, महसूस करता था और इंसानों के भीतर छुपे डर को पहचानता था। काली घाटी के किनारे एक छोटा सा कस्बा बसा था, धौलगढ़। बाहर से देखने पर यह बिल्कुल साधारण लगता था। पत्थर के घर, संकरी गलियां, चाय की दुकानें और पहाड़ों की चुप्पी। लेकिन वहाँ के लोगों की आंखों में एक अजीब सा डर हमेशा तैरता रहता था। शाम होते ही दुकानें जल्दी बंद हो जाती और सूरज ढलते ही कोई भी घाटी की तरफ देखने से भी बचता था। कहा जाता था कि जो भी अंधेरा होने के बाद काली घाटी में गया, वो कभी पहले जैसा होकर नहीं लौटा। कुछ लौटे भी तो बस शरीर लौटे, उनके भीतर की रोशनी कहीं वहीं रह गई। अर्जुन मल्होत्रा शहर का रहने वाला एक खोजी पत्रकार था। उसे सनसनीखेज खबरों से ज़्यादा उन कहानियों में दिलचस्पी थी जिनके पीछे कोई दबा हुआ सच होता है। एक दिन उसे सरकारी रिकॉर्ड की पुरानी फाइलों में एक अजीब दस्तावेज मिला। उसमें 17 लोगों के नाम थे जिनके आगे सिर्फ एक शब्द लिखा था, लापता। सभी के गायब होने की जगह एक ही थी, काली घाटी। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि उन 17 में 5 लोग सरकारी अधिकारी थे। फाइल के आखिरी पन्ने पर लाल स्याही में एक चेतावनी लिखी थी, इस मामले को दोबारा मत खोलना। अर्जुन के लिए यही पंक्ति सबसे बड़ा निमंत्रण थी। कुछ ही दिनों में वो धौलगढ़ पहुंच गया। बस से उतरते ही उसे ऐसा लगा जैसे हवा भी यहाँ कुछ कहना चाहती हो। बस स्टैंड पर बैठे एक बूढ़े आदमी ने, जिसकी आंखों पर सफ़ेद धुंध छाई हुई थी, अर्जुन की तरफ चेहरा घुमाया और धीमी आवाज़ में कहा कि यहाँ सवाल मत पूछो, घाटी सुन लेती है। अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन बूढ़े के चेहरे पर कोई मजाक नहीं था। उसने बस इतना जोड़ा कि घाटी सिर्फ सुनती नहीं, जवाब भी देती है। अर्जुन जिस छोटे से लॉज में रुका, उसका मालिक हरिदत्त था। रात को खाने के बाद उसने अर्जुन से साफ साफ कहा कि अगर घाटी जाने का इरादा हो तो 3 बात कभी न भूलना। सूरज ढलने से पहले लौट आना, पीछे मुड़कर न देखना, और अगर कोई आवाज़ तुम्हारा नाम ले तो जवाब मत देना। अर्जुन ने सब सुना, नोट भी किया, लेकिन भीतर कहीं ये सब उसे लोक कथाओं जैसा ही लगा। पहले ही दिन जब वो घाटी के किनारे पहुंचा तो उसका शरीर अजीब ढंग से प्रतिक्रिया करने लगा। हवा ठंडी थी, फिर भी पसीना निकल रहा था। पक्षियों की आवाज़ें अचानक गायब हो गई। उसने कैमरा चालू किया और चारों ओर देखने लगा। तभी बहुत पास से किसी ने उसका नाम पुकारा। आवाज़ इतनी साफ थी कि वो पलटने ही वाला था, लेकिन हरिदत्त की चेतावनी याद आ गई। उसने खुद को रोका और वापस लौट आया। उस रात उसे नींद ठीक से नहीं आई। सपने में वो फिर उसी घाटी में था। चारों ओर धुंध थी और वही आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। इस बार आवाज़ ने कहा कि वो भी उस फाइल का हिस्सा बनने वाला है। अचानक उसकी नींद खुल गई। घड़ी पर नज़र पड़ी, 3:17। अगले दिन उसे पता चला कि पिछले 30 सालों में जितने भी लोग घाटी में लापता हुए थे, उन सभी का आखिरी सिग्नल ठीक इसी समय मिला था। सच के और करीब जाने के लिए अर्जुन ने पुराने रिसर्च सेंटर के बारे में पूछताछ शुरू की। वहीं उसकी मुलाकात मीरा से हुई, जो कभी उस सेंटर में काम करती थी। मीरा ने उसे बताया कि लगभग 25 साल पहले सरकार ने यहाँ मानव चेतना पर एक गुप्त प्रयोग शुरू किया था। उद्देश्य था डर, अपराध बोध और यादों को समझना और उन्हें नियंत्रित करना, लेकिन प्रयोग नियंत्रण से बाहर हो गया। घाटी ने उन भावनाओं को अपने भीतर समेट लिया और खुद एक जीवित स्मृति बन गई। अर्जुन और मीरा ने तय किया कि वे घाटी के भीतर जाएंगे, इस बार पूरी तैयारी के साथ। इस बार उनका इरादा सूरज ढलने से पहले लौटने का नहीं था। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें महसूस हुआ कि समय धीमा पड़ गया है। घड़ियां रुक गईं, मोबाइल बंद हो गए और चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छा गई। फिर अचानक उन्हें अपनी ही अतीत की आवाज़ें सुनाई देने लगी। अर्जुन को अपने पिता की आवाज़ सुनाई दी, जिन्हें वो एक हादसे में बचा नहीं पाया था। मीरा को अपनी बहन की, जिसकी मौत का बोझ वो आज तक ढो रही थी। घाटी उनके भीतर छुपे डर और अपराध बोध को बाहर खींच रही थी। घाटी के बीचों बीच एक पुरानी टूटी फूटी इमारत थी, वही प्रयोगशाला जहाँ ये सब शुरू हुआ था। दीवारों पर लिखे शब्द अब भी साफ दिख रहे थे, जो अपने डर को स्वीकार कर ले वही बाहर जाएगा।
अर्जुन को तब समझ आया कि घाटी लोगों को मारती नहीं थी, वो उन्हें अपने खुद के सच में कैद कर देती थी। जो डर से भागते वे यहीं फंस जाते। अचानक चारों ओर की हवा भारी हो गई और ऐसा लगा जैसे घाटी खुद अर्जुन से सवाल कर रही हो, क्या वो अपने सबसे बड़े डर के साथ जी सकता है? अर्जुन ने कैमरा नीचे रखा, आंखें बंद की और पहली बार अपने भीतर के डर को बिना झूठ के स्वीकार किया। उसने कहा कि डर उसे परिभाषित नहीं करता। उसी पल जमीन हल्की सी कांपने लगी, दीवारों में दरारें पड़ने लगी और हवा तेज हो गई। मीरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। जब वो घाटी से बाहर निकले तो आसमान में हल्की रोशनी फैल रही थी। सूरज उग रहा था। धौलगढ़ के लोग उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे कोई असंभव चीज देख ली हो, क्योंकि दशकों में कोई भी घाटी से वापस नहीं लौटा था। अर्जुन की रिपोर्ट कभी प्रकाशित नहीं हुई। फाइलें फिर से बंद कर दी गईं, लेकिन काली घाटी अब उतनी भारी नहीं लगती थी। कहते हैं कि आज भी अगर कोई वहां खड़ा होकर ध्यान से सुने तो हवा में एक धीमी सी आवाज़ गूंजती है, जो याद दिलाती है कि जो अपने डर से भागा नहीं, वही सच में आज़ाद हुआ।